नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 18 हम अनेक किंतु एक, जो एक कविता है। चलिए करते हैं इस कविता का पठन एवं शब्दार्थ। कविता हम अनेक किंतु एक के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 जिला आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आगरा में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने और शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य भी किया। इन्होंने 26 से अधिक बाल साहित्य की पुस्तकें लिखी और बच्चों के कवि सम्मेलनों को भी प्रोत्साहित किया। इस वजह से हम इन्हें बच्चों का गांधी भी कहते हैं। देखिए, इनकी कविता में देशभक्ति, वीरता, प्रकृति प्रेम और मानवीय मूल्यों की भावना हमें बहुत अधिक मिलती है। इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं जिनमें राष्ट्रीय भावना भरपूर मिलती है, वह है वीर तुम बड़े चलो और दूसरी है इतने ऊंचे उठो। और यह जो एक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में भी हमें आदि से अंत तक राष्ट्रीय भावना मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस कविता को भी पढ़ते हैं। कविता की आरंभिक पंक्तियों में कवि ने कविता में भारत की एकता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक। कवि यह कहते हैं कि हमारे देश में छोटे बड़े अनेक राज्य हैं, वह सब हमारे देश के ही अंग हैं। देखिए, जो हमारा देश भारत है, इसमें अनेक राज्य हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। पर कुल मिलाकर इन सभी राज्यों को मिलाकर ही हमारा जो देश है वह भारत बना है। तो भारत जो देश है वह एक ही है। इन पंक्तियों में हमें भारत की एकता का वर्णन मिलता है। कवि कहते हैं कि चाहे हमारे देश में अनेक छोटे बड़े राज्य हैं, वह सब हमारे देश के ही अंग हैं। कई मतलब अनेक, प्रदेश बोलते हैं राज्य को, है कई प्रदेश के, अनेक राज्य हैं, अनेक राज्य हैं किंतु एक देश है, पर हमारा एक देश भारत ही बनाते हैं। विविध बोलते हैं अनेक, तरह तरह के। अंग बोलते हैं हिस्सा। यहाँ अनेक प्रदेश होने पर भी हमारा देश भारत एक ही है। यहाँ तरह तरह के रूप रंग वाले लोग रहते हैं, पर वह सभी इसी भारत के ही भाग हैं, हिस्सा हैं, अंग हैं। यहाँ तरह तरह की वेशभूषा वाले हम लोग भले ही अनेक दिखते हों, अलग अलग दिखते हैं, पर हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। आगे कवि कहता है कि हमारे देश में अनेक तरह की हजारों बोलियां बोलने वाले लोगों के छोटे छोटे हजारों समूह हैं। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियां बोलते हैं छोटी छोटी भाषाएं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाए। देखिए, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, वह भी एक बोली हो गई। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, वह भी एक बोली हो गई। जो सीमित क्षेत्र में, अपने ही इलाके में, अपने ही सीमित स्थान पर, अपने ही सीमित क्षेत्र में बोली जाए, वह बोलियां हैं। और वही बोलियां जब पूरे भारत में बोली जा रही हैं, तो वह बोली नहीं रह जाती, वह विस्तृत रूप में भाषा का रूप ले लेती है। अब वो कहते हैं बोलियां हजार हैं। हमारे भारत में छोटी बड़ी अनेक भाषाएं हैं, बोलियां हैं। टोलियां हजार हैं। टोलियां किसे बोलते हैं? समूह को। अब वो क्या कहते हैं? हजारों बोलियां बोलने वाले लोगों के छोटे छोटे हजारों समूह हैं। इस तरह वह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कोई टोली कोई समूह अलग तरह की भाषा का प्रयोग करता है बोली का, और कोई टोली कोई समूह अलग तरह की। तो हमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। आगे क्या कहते हैं? कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है। कंठ बोलते हैं गले को, राग बोलते हैं स्वर और लय। इस तरह जो हजार समूह है वह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। आगे क्या कहते हैं?
यहाँ के अनेक कंठों से, अलग अलग लोगों की बात की जा रही है, कंठ बोलते हैं गलों से, कंठों से अलग अलग राग गाए जाते हैं। कोई कोई राग गा रहा है, कोई कोई राग गा रहा है, किंतु उनके जो गीत और बोल हैं एक होते हैं। बेशक उनके गले अलग हैं, पर उनके जो राग हैं, स्वर हैं, वह एक ही हैं। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। वे क्या कहते हैं? भारत का गुणगान करते हैं। चाहे कोई बंगाली में भारत का गुणगान कर रहा है, कोई राजस्थानी में, कोई पंजाबी में, कोई हिंदी में। अब देखिए, कंठ अलग है, भाषाएं अलग हैं, बोलियां अलग हैं, पर उनका जो स्वर है, उनका जो गीत है, उनके जो बोल हैं, उसमें क्या है? राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र का, भारत का गुणगान, वह सभी का एक ही है। इस तरह जो भारतवासी हैं वो देखने में चाहे अनेक लगते हों, पर मूल रूप से अनेक होकर भी वह एक ही हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। यहाँ कवि कहते हैं कि हम भारतीयों की जन्म भूमि और पाल पोस कर बड़ा करने वाली भूमि एक ही है। मातृभूमि कौन सी है? मातृभूमि किसे कहते हैं? जहां हमने जन्म लिया, उसे ही कहते हैं मातृभूमि। तो हमारी मातृभूमि कौन सी हुई? भारत की धरती, भूमि, मिट्टी। पितृभूमि, इस भूमि ने ही हमारा क्या किया है? पालन पोषण किया है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि भारत के जो भारतवासी हैं, उनका जो जन्म इस धरती पर हुआ, तो उनकी मातृभूमि सभी की एक ही है, और सभी का जो पालन पोषण है इस धरती ने ही किया है। तो सबकी जो भूमि है वो एक ही है। इस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने भी जन्म लिया। हम सभी भारतीय एक साथ कदम से कदम मिलाकर इसी धरती पर चल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? एक भारतीय हम, कि हम जो हैं भारतीय, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर हम साथ चलते हैं। लक्ष्य के समक्ष एक, कदम पैर, लक्ष्य बोलते हैं मंजिल, समक्ष बोलते हैं सामने। और वो क्या कहते हैं कि हम भारतीय देखने में भले ही लाखों करोड़ों हों, हम अलग अलग दिखते हों, पर जब लक्ष्य की बात आती है तो लक्ष्य के सामने, अपनी मंजिल के सामने हम सभी एक हो जाते हैं। हम सभी भारत के भारतवासी कहलाते हैं। हम एक होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। वहां भेदभाव नहीं होता, देखने में चाहे अलग हो, पर लक्ष्य एक ही रहता है। लक्ष्य के सामने हम भेदभाव नहीं करते। हमें किसी तरह का भेदभाव लक्ष्य के समक्ष नजर नहीं आता। तभी अंत में यह बोलते हैं, हम अनेक किंतु एक। हम देखते हैं कि कविता में इस पंक्ति को, इस लाइन को कवि ने हर पद्यांश के अंत में बोला है। पहले पैराग्राफ में हमें भारत की एकता का वर्णन मिलता है, और दूसरे में अनेकता में छिपी हुई एकता मिलती है, और तीसरे में हमें उन भारतीयों की विशेषता मिलती है जो अलग होने के बाद भी लक्ष्य के सामने एक हो जाते हैं। कविता हम अनेक किंतु एक से हमने क्या सीखा? कविता हम अनेक किंतु एक में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने भारत की अनेकता में एकता का सुंदर वर्णन किया है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, फिर भी हम सभी भारतवासी एक हैं।
कविता हमें यह सिखाती है कि हम देखने में चाहे अलग अलग लगते हैं, पर हम सबके दिल में एकता की ही भावना है। हमें एक होकर ही रहना चाहिए और अपनी अनेकता का सम्मान करना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए। चलिए अब करते हैं इस कविता के शब्दार्थ। कई, अनेक, प्रदेश, राज्य, विविध, अनेक तरह तरह, अंग, हिस्सा, वेश, पहनावा, अनेक, एक से अधिक, बोलियां, छोटी छोटी भाषाएं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाएं, टोलियां, समूह, कंठ, गला, राग, स्वर, लय, गीत, गाना, बोल, शब्द, मातृभूमि, जन्म स्थान, कदम, पैर, लक्ष्य, मंजिल, समक्ष, सामने। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी, जिसमें हम अपने देश को भी जान पाए और अपनी राष्ट्रीय भावना देश के प्रति और अधिक बढ़ा पाए। देखिए, यदि आप इस तरह की कविताएं पढ़ने का शौक रखते हैं तो आप देश के सच्चे देशभक्त भी हैं, क्योंकि मैदान में केवल बंदूक लेकर चलने वाले जो सैनिक हैं, उनके गुणगान का वर्णन यदि हम कविताओं के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं और करते हैं, तो एक तरह से आपके दिल में भी अपने देश के प्रति, उन देशभक्तों के प्रति जो समय समय पर युगों युगों से अमर होते आए हैं, उनके प्रति आप अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो जब भी आप अपने देश की बात करें, अपने राष्ट्र की बात करें, देश के सम्मान की बात करें या राष्ट्रीय गीत कहीं सुने सुनाएं, तो उसका भरपूर सम्मान करें। वीडियो के अंत में बस चलते चलते ही इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपने किया हुआ है तो थैंक यू। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं।